स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आपके बीच उपस्थित हैं, जिसका नया वीडियो बनाने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है शेर शाह सूरी का शासन प्रबंध। शेर शाह सूरी मध्यकाल का बहुत ही अच्छा शासक हुआ था, जिसने अपनी व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से लागू किया था। इसलिए उसकी शासन प्रबंध की जो व्यवस्था है वो आज तक भारत में बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर शेर शाह सूरी कौन था, ठीक है ना। तो शेर शाह सूरी का संक्षिप्त परिचय लेते हैं और परिचय देखें। उसका जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था और स्थान था बजवाड़ा, होशियारपुर। यद्यपि कुछ इतिहासकार इस तिथि को सही नहीं मानते हैं। उन्होंने जो अपना अध्ययन किया है उसके आधार पर वो अलग तिथि को मानते हैं, लेकिन हमें इस पर बहुत ज़्यादा नहीं विचार करना है। इसके बाद इसका जो मूल नाम था, जो उसका नाम रखा गया था, वो था फरीद। और इसके बाद इसने एक शेर को जब मार दिया था तो इसका नाम पड़ा था शेर खां। जो इसका परिवर्तित नाम था वो शेर खां था। इसके बाद जब चौसा के युद्ध में इसने हुमायूं को पराजित कर दिया था और बिहार रियासत का जब ये शासक बन गया था तो इसने अपना नाम रखा था शेर शाह सूरी। सूरी इसका वंश था, क्योंकि जिस स्थान विशेष पर इसका जो पैतृक स्थान था उसको सुर कहा है कुछ लोगों ने, कुछ इतिहासकारों ने, इसलिए उसी शब्द से सूरी शब्द बना है। अगर इसकी हम शासन अवधि देखें तो 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक का समय इनका चरमोत्कर्ष का समय था। यद्यपि इससे पहले ये सैनिक सेवा में रहा था बाबर की, और उसके बाद ये बिहार राज्य में अन्य क्षेत्र में भी इन्होंने सेवा की थी। बाद में राज्य स्थापित किया था। 22 मई 1545 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मैं आपको बताऊंगा कि शेर शाह सूरी जो था वो 68 साल की ढलती उम्र में बहुत सारी परेशानियों को सहन करने के बाद भारत की गद्दी पर बैठा था। और जब ये गद्दी पर बैठा तो इसके पास बहुत अनुभव था, बहुत ही वीर पुरुष था और व्यक्तित्व का बहुत अच्छा था। इसलिए उसने अपने सारे गुण प्रशासन में लगा दिए और अपनी प्रजा के कल्याण करने के लिए और श्रेष्ठ प्रबंध करने के लिए उसने जी जान लगा दिया। इसीलिए बहुत से इतिहासकार इसकी शौर्यवीर की और इसके शासन प्रबंध की बहुत ही प्रशंसा करते हैं। तो अब हम देखेंगे आखिर वो शासन प्रबंध कौन सा था जिसकी सभी इतिहासकार प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पर जो इनके बारे में जानकारी मिलती है वो है अब्बास खां सरवानी ने एक पुस्तक लिखी थी, तारीख ए शेरशाही। इस पुस्तक के अंदर बहुत सारा वर्णन मिलता है कि इनका शासन प्रबंध कैसे चलता था। लेकिन उसके पीछे हम ये देखें कि आखिर शेर शाह सूरी की वो कौन सी नीति थी, वो कौन सी विचारधारा थी जो शासन के लिए काम कर रही थी। तो यहाँ पर हमने उस विचारधारा को स्पष्ट किया है। इसमें देखेंगे पहली जो विचारधारा थी वो थी अदल अथवा न्यायपूर्ण व्यवस्था। इसका मतलब था कि वो अपनी प्रजा को न्याय दिलवा सके, और न्याय के लिए उसने तीन जो जनता की बीच में जो तीन तरीके के लोग थे उनके लिए विशेष ध्यान रखा था। और ये तीन थे महिलाएं, बच्चे और जो कमजोर वर्ग के लोग थे उनके लिए। तो उसके जहन में ये बात थी कि मैं जो भी व्यवस्था करूंगा उसमें इन तीनों लोगों का हित होना चाहिए, तभी हमारा शासन प्रबंध न्यायपूर्ण होगा। दूसरी जो उसकी नीति थी वो थी संरक्षण एवं सुविधाएं, और ये नीति उसने अफगानों के लिए अपनाई थी। चूंकि वो स्वयं एक अफगान था इसलिए उसने ये नीति अपनाई कि हम अफगानों का संरक्षण करेंगे और उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देंगे। ये उसके जहन में ये बात थी कि हम अपने शासन में ऐसी व्यवस्था करेंगे। इसके बाद जो तीसरी बात थी वो थी गौरवपूर्ण प्रतिष्ठा बनाए रखना।
कहने का मतलब है हम जो भी शासन व्यवस्था करेंगे वो शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, बहुत ही श्रेष्ठ होनी चाहिए, जिससे कि इतिहास में उसको याद किया जाए, वो गौरवपूर्ण होगी, प्रतिष्ठापूर्ण होगी और उसमें उच्चता का ध्यान रखा जाएगा। सो देयर वर 3 कॉन्सेप्ट ऑफ शेरशाह सूरी which implemented in the administration। किस तरीके से, अब हम देखेंगे कि आगे क्या प्रबंध किया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे शासन प्रबंध को उसने स्तरीकरण कर दिया था, यानी विभिन्न स्तरों पर उसने अलग अलग व्यवस्था की थी। तो इसमें सबसे जो बड़ा स्तर था वो था केंद्रीय स्तर, यानी कि सेंट्रल गवर्निंग सिस्टम। तो सेंट्रल गवर्निंग सिस्टम में उसने क्या कुछ किया था वो देखने वाली बात होगी। तो इसमें सबसे पहले सबसे ऊंचे पद पर कौन होता था, स्वयं सुल्तान था। तो सुल्तान ने जो व्यवस्था अपनाई थी शेरशाह ने, वो थी केंद्रीकृत निरंकुश व्यवस्था। केंद्रीकृत निरंकुश व्यवस्था, इसका मतलब ये था कि वो जो भी काम प्रशासन का होगा उसका अंतिम निर्णय कौन लेगा, सुल्तान लेगा, है ना। तो आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जो एक इतिहासकार हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है मध्यकालीन भारत। उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि शेरशाह एक निरंकुश शासक था और उसकी सत्ता अपरिमित थी, यानी अनलिमिटेड पावर्स थी उसके पास, ठीक है ना। और उन अनलिमिटेड पावर्स का वो यूज करता था, प्रयोग करता था, लेकिन इसके बावजूद वो जनता के प्रति संतान जैसा व्यवहार करता था, यानी कि प्रजावत्सल था। तो सुल्तान जो था वो सारी शक्तियां उसके पास थी और वो जनता के प्रति प्रजावत्सल के रूप में कार्य करता था। और इसके अलावा प्रशासन के दैनिक कार्यों का लेखा जोखा स्वयं देखता था और वो खुद कहता था कि जो सुल्तान है या शासक जो है उसे निरंतर सक्रिय रहना चाहिए। वो ये कहता है कि यदि उसकी जनता दुखी है, यदि उसके राज्य में कोई समस्या है, तो शासक को चैन से नहीं सोना चाहिए। तो ये सुल्तान के बारे में था कि अपरिमित शक्तियां उसके पास हैं और वो प्रजा को संतान की तरह देख रहा है, उनके कल्याण की बात कर रहा है। अब इसके अलावा उसने अपना केंद्रीय स्तर पर शासन चलाने के लिए क्या किया था कि अपने सहयोगियों का एक दल तैयार किया था, जिसको कि मंत्रिमंडल कहा गया है। अब उसके मंत्रिमंडल में कुछ इतिहासकारों ने तो 4 अधिकारी माने, 4 विभाग माने हैं, लेकिन कुछ अधिकारों ने, खास तौर से जो आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव हैं, वो उन 4 के अलावा और 2 विभाग बताते हैं। अब हम यहाँ पर ये बताएंगे कि आखिर वो कौन से विभाग थे जिनका इतिहासकारों ने वर्णन किया है। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है दीवाने वजारत। दीवाने वजारत, तो इसमें क्या है, ये अर्थ विभाग था। अर्थ विभाग का मतलब है एक तरीके से वित्त विभाग। और इसमें जो खास काम होता था, इसका जो प्रमुख होता था उसको वजीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, वजीर कहा जाता था। और इसमें जो काम होता था वो था एक तो वित्त को संभालना, ठीक है, और इसके बाद लगान को इकट्ठा करवाना, वेतन देने की व्यवस्था करवाना, आय व्यय का ब्यौरा रखना, कितना पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ खर्च किया जाएगा, राजकोष में कितना पैसा है और अतिरिक्त व्यवस्था कहाँ से की जाएगी, किस तरीके से लगान लगाया जाएगा, किस तरीके से उसको वसूल किया जाएगा। ये सारा का सारा काम पूरा जो धन और वित्त से संबंधित था, वो पूरा का पूरा काम इस विभाग के द्वारा किया जाता था। और शेरशाह स्वयं इस विभाग की पूरी जानकारी प्रतिदिन लेता था। कहने मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि सुल्तान बहुत ही एक्टिव था, बहुत सक्रिय रहता था, प्रत्येक विभाग की जानकारी लेता था और खास तौर से वित्त विभाग की तो अवश्य लेता था। कहां पर आज कितना खर्च हुआ है, कहां से कितना धन आया है, और यही कारण है कि उसका शासन प्रबंध बहुत उच्च कोटि का माना गया। अब दूसरा विभाग जो था उसका नाम था दीवाने आरिज। दीवाने आरिज, इसका मतलब है कि जो ये विभाग था, ये विभाग एक तरीके से
सेना का विभाग था, युद्ध और सैन्य देखता था। तो इसमें क्या था, इसमें जो अधिकारी होता था उसको कहते थे आरिज ए मुमालिक। क्या कहते थे? आरिज ए मुमालिक। उसके अंडर में सारा का सारा काम किया जाता था। और इसमें जो खास काम होता था वो था सेना में भर्ती करना, सेना में अनुशासन की व्यवस्था करना, सेना का संगठन बनाना, सैनिकों और अधिकारियों को वेतन की व्यवस्था करना है, और सेना पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, और इसके बाद जब आवश्यकता हो तो युद्ध की व्यवस्था करना। ये सारा का सारा काम जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ आप देख रहे हैं। भर्ती करना, संगठन बनाना, वेतन देना, नियंत्रण करना सेना के ऊपर, और फिर युद्ध की व्यवस्था करना। तो इस तरीके से पूरा का पूरा काम जो है वो दीवान ए आरिज के द्वारा किया जाता था। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात ये है वो है कि जिस समय सेना की भर्ती की जाती थी उस समय शेरशाह स्वयं निगरानी रखता था ताकि उसकी सेना में अच्छे बलिष्ठ लोग भर्ती हो सके। अगली बात, अगला विभाग दीवाने रसालत। दीवान ए रसालत, इसका मतलब है वैदेशिक विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वैदेशिक मामलों का विभाग। अब विदेशों के साथ, किस देश के साथ कैसे संबंध स्थापित करने हैं, किस देश का राजदूत आया है, किस देश में राजदूत को भेजना है, कौन कौन से पत्र लिखे जाने हैं, बाहर से जो पत्र आए हैं उनका जवाब कैसे देना है, ये सारा का सारा काम सरकारी दस्तावेजों को मेंटेन करना है, और पूरे कूटनीतिक संबंध स्थापित करना, किससे संधि होगी, किससे युद्ध होगा, किससे क्या, इस सारा का सारा काम जो है वो दीवाने रसालत के द्वारा किया जाता था। तो इसमें खास तौर से जो था वो था कूटनीतिक संबंध, डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द अदर रूलर्स एंड द कंट्रीज और स्टेट्स। अब इसके बाद देखेंगे अगला जो विभाग था वो था दीवाने इंसान। दीवाने इंसान, इसका मतलब है सामान्य प्रशासन, सिविल डिपार्टमेंट। इसमें क्या होगा कि इसमें पूरे राज्य की व्यवस्था देखना और उससे व्यवस्था से संबंधित कानून बनाना, नियम बनाना, नियमों को लागू करना, ये सारा का सारा काम होता था। इसमें खास तौर से क्या चीजें आती थी? शाही घोषणाएं, यानी कि जो शासक है, शेरशाह है, वो अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहता है, वो संदेश घोषणाओं के माध्यम से भेजा जाएगा। इसके बाद आयोजन करना, विभिन्न तरीके के आयोजन करना, कार्यक्रम करना है, चाहे वो जनता के कल्याण से संबंधित हो सकते हैं, वो व्यवस्था से संबंधित हो सकते हैं, वो किसी अन्य प्रकार से हो सकते हैं। और फरमान जारी करना, फरमान का मतलब आदेश जारी करना, कोई भी सरकार के लिए के द्वारा जनता के लिए आदेश जारी करना है, चाहे उनके कल्याण से संबंधित हो, चाहे अनुशासन से बनाए रखने से संबंधित हो, चाहे व्यवस्था करने से संबंधित हो, ये सारा का सारा काम किया जाता था। और इस दीवाने इंसा में जो सरकारी दस्तावेज होते थे, रिकॉर्ड्स होते थे, अभिलेख होते थे, उन सब का भी ध्यान रखा जाता था, यानी कि उनको मेंटेन किया जाता था। तो बहुत से इतिहासकार तो केवल इन 4 विभागों को ही मानते हैं, लेकिन डॉक्टर आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव, जिन्होंने कि मध्यकाल पर बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, बहुत अच्छा अध्ययन किया है, वो 2-3 विभागों की और बात करते हैं। और उसमें जो अगला विभाग है वो है दीवाने कजा। दीवाने कजा का मतलब है न्याय विभाग। न्याय विभाग का जो काम होता था, वैसे तो न्याय के सर्वोच्च पद पर स्वयं सुल्तान होता था, अंतिम निर्णय उसी के द्वारा लिया जाता था, लेकिन इसके बावजूद शेरशाह ने न्याय विभाग अलग बना रखा था और उसका एक मुख्य काजी होता था और उसकी मदद के लिए कुछ काजी होते थे, तो वो पूरा का पूरा काम देखते थे। ये केंद्रीय स्तर पर होता था। फिर प्रांतीय स्तर पर भी काजी होते थे। तो जो प्रांतीय स्तर के काजी होते थे वो जब कोई फैसला देते थे तो उसके खिलाफ कोई भी केंद्रीय स्तर पर न्यायालय में अपनी अपील कर सकता था।
यानी कि वहां पर जो मुख्य काजी है वो फिर से उसको देखेगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है न्याय करने में, और अगर ऐसा है तो उसका पुनरावलोकन किया जाता था, फिर से निर्णय दिया जाता था। तो इस तरीके से ये जो विभाग था इसका एक और बड़ा महत्वपूर्ण काम था। वो काम क्या था? वो काम था सुल्तान को परामर्श देना या शेरशाह को परामर्श देना कि वो किस तरीके से कानूनी व्यवस्था को करे, किस तरीके से लोगों को न्याय पहुंचाए, किस तरीके से लोगों का कल्याण करे, ये काम भी उसका होता था। तो इस तरीके से ये दीवाने कज़ा विभाग काम करता था। अगला है दीवाने वरीद। दीवाने वरीद का मतलब है गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एक तरीके से ये हुआ करता था, और ये इसलिए रखा जाता था कि ज्यादातर शासकों ने इसको बनाया था विभाग को कि उन्हें पूरे राज्य से सूचनाएं मिलती रहें कि उनके राज्य में सारी चीजें सही चल रही हैं कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई शासक के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा हो। तो ये सारी की सारी सूचनाएं, गुप्त सूचनाएं आराम से शेरशाह तक पहुंच जाती थी, और शेरशाह उन्हीं के हिसाब से अपनी अगली व्यवस्थाएं करता था। इसके अलावा इस विभाग का एक और महत्वपूर्ण काम था। वो काम था डाक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। चूंकि ये लोग जगह जगह फैले हुए थे पूरे राज्य के अंदर, तो ये बहुत आसान था कि अगर हमें कहीं डाक पहुंचानी है तो उनको दे दी, वो डाक वहां तक पहुंच जाती थी। तो ये जो डाक व्यवस्था थी, इसमें क्या है, उन लोगों को रखा जाता था जो तेज घोड़े दौड़ा लेते थे। ऐसे लोगों, क्योंकि उस समय घोड़ा ही सबसे बड़ा साधन था परिवहन का, तो उन लोगों को रखा जाता। इन लोगों को हरकारा कहा जाता था। हरकारा, हरकारे का मतलब घोड़े पर सवार होकर किसी समाचार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और वहां पर पहुंचाना, और वहां पर अगर कोई भी सूचना है तो उसको ला करके शासन के लोगों को, अधिकारियों को बताना, और अगर आवश्यकता हो तो शेरशाह को बताना। ये पूरा का पूरा नेटवर्क, मतलब पूरा का पूरा संजाल फैला हुआ था पूरे राज्य के अंदर, जिससे शेरशाह को शासन चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो इस तरीके से मैंने अभी तक आपको सेंट्रल लेवल की व्यवस्था बताई है, केंद्रीय स्तर की व्यवस्था बताई है कि जिसमें किस तरीके से शेरशाह अपना काम करता था। अब इसके अलावा बहुत सारे अधिकारी थे, कर्मचारी थे जो प्रशासन में मदद करते थे। अब आगे देखेंगे दूसरा जो स्टेटस था, दूसरा जो स्तर था, वो था प्रांतीय स्तर। अब प्रांतीय स्तर की अगर बात करें तो इसमें इतिहासकार में मतभेद है। कुछ इतिहासकार तो ये कहते हैं कि शेरशाह का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था, इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है, ठीक। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसके जो है 19 भागों में उसका राज्य बटा हुआ था। 19 भागों में स्वीकार करते हैं, और ये हैं जो 19 भागों में मानते हैं, ये अबुल फजल साहब हैं जो ऐसा मानते हैं। और इसके बाद कुछ इतिहासकार जिसमें अवध बिहारी पांडे जी हैं, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इनका साम्राज्य बटा हुआ था प्रांतों में, और उनको एकता कहते थे, लेकिन वो संख्या के बारे में मौन है, संख्या नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन एक जो इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं, इनका नाम है डॉक्टर काली रंजन कानूनगो, ये कहते हैं कि जो शेरशाह का साम्राज्य था वो 47 भागों में बटा हुआ था, 47 प्रांतों में बटा हुआ था। और इसी से मिलते जुलते विचार डॉक्टर परमात्मा शरण ने और कुछ अन्य इतिहासकारों ने भी दी है। लेकिन इसका मतलब ये है कि हम समझ सकते हैं कि इसमें इतिहासकारों में मतभेद भले ही हो, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि शेरशाह अकेला पूरा केंद्रीय स्तर पर बैठकर पूरे राज्य का शासन नहीं चला पाएगा। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से उसने जो है वो प्रांतीय शासकों की मदद ली होगी। लेकिन जो हमें जानकारी मिलती है उसके आधार पर दो प्रकार के प्रांत थे इनके पास। एक प्रांत थे जो ऐसे थे जो केंद्रीय शासन के अधीन होते थे, जो केंद्रीय शासन के अधीन होते थे, और वहां पर
प्रांत का प्रशासन देखेंगे। ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि लाहौर, मालवा, अजमेर ये ऐसे प्रांत थे जहां पर शेरशाह ने गवर्नरों की नियुक्ति की थी कि वो उस प्रांत का प्रशासन देखेंगे। तो ये पहले प्रकार की एकता थी। इनको क्या, प्रांतों को क्या कहा जाता था? एकता कहा जाता था। ठीक है। और प्रांतों का जो प्रशासक होता था उसको गवर्नर या इक्तादार, गवर्नर अथवा इक्तादार कहते थे। दूसरी तरीके के और प्रांत थे या दूसरे तरीके की और एकताएं थी, ये वे थे जो मूल रूप से हिंदू रियासतें थी। हिंदू रियासतों का मतलब है कि ऐसे क्षेत्र थे जहां पर शेरशाह ने आक्रमण किया था और हिंदू राजाओं को अपने अधीन कर दिया था। वहां पर शेरशाह ने गवर्नर नियुक्त नहीं किए थे, बल्कि जो वहां का हिंदू राजा था उसी को वहां का प्रशासक बना दिया था और वो उसी को आदेश देता था कि आपको इस तरीके से शासन चलाना है। इससे क्या, शेरशाह ने एक ही सोच से दो तरीके की समस्याओं का समाधान कर लिया था। एक तो ये कि वो हिंदू राजा जो पहले स्वतंत्र थे और अब शेरशाह के अधीन हो गए, तो चूंकि उनको एक अच्छा पद मिल जाएगा, गरिमापूर्ण पद मिल जाएगा, तो वो विद्रोह नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी बात ये थी कि अगर उनको हम पद नहीं देते हैं तो हमें खुद शासन देखना पड़ेगा, तो बर्डन हमारा ज्यादा बढ़ जाएगा, बोझ ज्यादा बढ़ जाएगा। तो शेरशाह ने बड़ी दूरदृष्टि से काम लिया और ऐसे एकताओं को, ऐसे प्रांतों को वहीं के जो पूर्व के शासक थे उन्हीं को सौंप दिया और उनसे ये कहा कि आप लगान वसूल करेंगे, आप लगान पहुंचाएंगे और वहां की व्यवस्था के लिए जो हम आदेश जारी करेंगे वो आदेश आपको मानना होगा। तो इस तरीके से ये जो दो तरीके के इक्तादार मैंने आपको बताए हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है कि ये दोनों तरीके के इक्तादार थे और प्रशासन को अच्छी तरीके से चला रहे थे। यहाँ पर बताने वाली बात एक और भी है कि केवल ये अधिकारी ही चला, बल्कि प्रांत में और बहुत सारे इनके सहयोगी अधिकारी थे जो इनकी मदद कर रहे थे और शासन चल रहा था। अब अगली बात देखें कि जो प्रांत था वो प्रांत छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। इनको सरकार या जिला कहते थे। क्या कहते थे? सरकार या जिला कहते थे। ठीक है। तो यहाँ पर शासन चलाने के लिए दो प्रमुख अधिकारी होते थे। एक अधिकारी को कहते थे, देखिए लिखा हुआ, सिकदार ए सिकदारान, सिकदार ए सिकदारान। इसका मतलब है अधिकारियों का अधिकारी, यानी जिला स्तर पर एक ऐसा अधिकारी बैठाया गया था जो जिले के जो और छोटे छोटे अधिकारी थे उन सब के ऊपर कमांड करता था, उन सबको आदेश जारी करता था। और ये जो होता था, ये पूरी की पूरी जिले में शांत व्यवस्था को देखता था, कहीं पर कोई विद्रोह ना हो जाए, जमींदारों पर नियंत्रण रहे, टैक्स सही तरीके से वसूल होता रहे, ये सारा का सारा काम देखता था। दूसरा जो अधिकारी था वो था मुंसिफ ए मुंसिफान, यानी मुंसिफ छोटे अधिकारी होते थे और उन सब के ऊपर जो बड़ा अधिकारी होता था उसको मुंसिफ ए मुंसिफान कहते थे। इसका काम क्या था? ये प्रमुख रूप से जो जिले के अंदर, जो सरकारों के अंदर जो विवाद होते थे, जो डिस्प्यूट्स होते थे, जो मुकदमे होते थे, उनकी सुनवाई करता था और सुनवाई करके उनको निपटाता था। और खास तौर से जो मुकदमे दीवानी संबंधी होते थे, दीवानी का मतलब होता है, अंग्रेजी में कहते हैं सिविल केसेस। सिविल केसेस का मतलब है कि जो व्यक्तिगत संपत्ति से जुड़े हुए हों, जैसे मकान है, दुकान है, जमीन है या आपकी और कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो उससे जुड़े हुए जो मामले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दीवानी संबंधी मामले। ठीक है। तो उनका निपटारा करता था। साथ ही क्या, पूरे जिले का निरीक्षण करता था कि सारा काम सही से चल रहा है अथवा नहीं चल रहा है। और मैंने देखा उसकी मदद के लिए कुछ और अधिकारी भी होते थे। आगे देखें कि जिला जो है वो फिर कुछ भागों में बटा हुआ होता था।
और इन भागों को परगना कहते हैं। अब्बास खां ने बहुत सारे परगनों की का उल्लेख किया है, लेकिन जो डॉक्टर कानूनगो हैं उन्होंने 7401 परगने माने हैं। डॉक्टर कानूनगो, जिनका नाम अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, डॉक्टर काली रंजन कानूनगो बहुत माने हुए इतिहासकार हैं जिन्होंने शेरशाह के ऊपर पूरी पुस्तक लिखी हुई है। ठीक है, तो वो 7401 परगने मानते हैं, जबकि अब्बास खां जो है वो तो 1 लाख से भी ज्यादा बताते हैं। तो लेकिन हाँ, एक बात जरूर पता चलती है कि परगने होते थे। इसी तरीके से आरसी त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने भी एक अपनी पुस्तक में बकाई मुस्ताकी में वर्णन करते हुए लिखा है और उसमें कुछ बात बताई है। तो यहाँ पर जो अधिकारी होता था उसको शिकदार कहते थे। क्या कहते थे? शिकदार। इसका मतलब ये हुआ कि परगना जो है, परगने को क्या कहते थे? शिक। क्या कहते थे? शिक। और वहां जो अधिकारी होता था वो शिकदार कहलाता था, ताकि वो उसको देखे। ठीक है, जिस तरीके से अगर हम इस समय देखें तो हमारे यहाँ जो परगने का अधिकारी होता है उसको अंग्रेजी में कहते हैं SDM, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहते हैं, और वैसे उसको क्या कहते हैं? परगना मजिस्ट्रेट या उप जिला अधिकारी। ठीक है ना, तो उसी तरीके से परगना शिक कहलाता था और वहां का अधिकारी शिकदार कहलाता था। और वहां पर एक और अधिकारी होता था जिसको कि मुंसिफ कहा जाता था। इसके अलावा जो अन्य अधिकारी होते थे, चूंकि ये तहसील लेवल का एक तरीके से था, तो वहां बहुत सारा काम होता था। तो उसके लिए खजानादार, खजानादार का मतलब जहां राजकोष, जिसको आजकल ट्रेजरी कहती हैं, वहां पर सरकारी पैसा जहां जमा होता है, वो कातिब होते थे। कातिब का मतलब है जो संपत्ति बेची जानी है, लिखी जानी है, उससे संबंधित कार्य करने वाले लोग। अमीन होते थे। अमीन का मतलब जो टैक्स वसूल करने वाले छोटे कर्मचारी एक तरीके से। और कारकून, कारकून का मतलब है क्लर्क, आज के समय का क्लर्क, उसको उस समय कारकून कहते थे। लिपिक है ना, जो लेखा जोखा का काम करते थे। इसके अलावा कानूनगो, कानूनगो जो होते थे वो जो जमीन होती थी उस जमीन का लेखा जोखा रखते थे कि किसके नाम पे कितनी जमीन है, किसको दी जानी है, कहाँ ऊसर है, कहाँ पर किस तरीके की जमीन है, कहाँ नाला है, पूरा उसका मानचित्र गांव का और वो सारी चीजें होती। तो इस तरीके से ये परगना स्तर पर पूरा का पूरा शासन प्रबंध बिल्कुल व्यवस्थित था। देखिए, आप देख रहे हैं कि हमने आपको केंद्रीय स्तर से लेकर के अभी नीचे के स्तर तक जा रहे हैं, और आपको हर जगह व्यवस्था कैसी मिल रही है? दुरुस्त मिल रही है, कि सारा काम सही से चलता है। आगे अगर हम देखें स्थानीय स्तर पर क्या स्थिति थी, लोकल स्तर पर क्या था, तो यहां पर देखें, यहां लोकल स्तर पर 2 तरीके की स्थिति थी। या तो गांव होते थे या फिर शहर होते थे। तो गांव में क्या होता था? गांव में पूरे गांव का एक मुखिया या अधिकारी बनाया जाता था, उसको मुकद्दम कहते थे। और उसकी मदद के लिए जो दूसरा प्रशासनिक अधिकारी होता था उसको पटवारी कहते थे, जिसको आज के समय में लेखपाल कहा जाता है, पहले इसको पटवारी कहते थे। पूरे गांव की जितनी जमीन होती थी उसका लेखा जोखा इसके पास रहता था। कहां पर जमीन किस प्रकार की है, कितने लोग गांव में रह रहे हैं, कहाँ कच्चे मकान है, कहाँ पक्के मकान है, कहाँ पर रास्ता है, कहाँ पर कुआं है, कहाँ पर क्या है, सारी की सारी गांव की जानकारी जो है वो इनके पास रहती थी, जो ये शासन को भेजा करते थे या बताया करते थे। इनके काम क्या करने थे? अभिलेख को रखना, रिकॉर्ड रखना पूरे गांव का, कौन है क्या है, सब वसूली करना, जो टैक्स निर्धारित किया गया है सरकार के द्वारा उसकी वसूली में मदद करना, और जन सुविधाएं, गांव के लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, आने में जाने में कोई लड़ाई झगड़े तो नहीं हो रहे हैं, कोई और बात तो नहीं हो रही है। तो इन सारी चीजों को करना, इन सारी सुविधाओं को जुटाना, ये सारा का सारा काम जो है ग्रामीण स्तर पर मुकद्दम और पटवारी के द्वारा देखा जाता था। इनकी मदद के लिए भी कुछ लोग होते थे, लेकिन वो कौन थे, क्या थे, इसमें कोई बहुत ज्यादा स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। अब देखेंगे नगर स्तर पर, नगरगी थे। ठीक है, तो नगर स्तर पर अगर हम देखें तो पृथक प्रशासक एवं सैन्य दल, यहाँ पर क्या होता है, एक
प्रशासक रखा जाता था अलग से कि ये इस नगर को देखेगा, है ना। जैसे सासाराम इनकी राजधानी हुआ करती थी वहां पर, तो राजधानी की व्यवस्था कौन देखेगा, है? उसके लिए एक प्रशासक अलग से होता था। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे जो हमारे नगर हैं, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, तो वहाँ हर स्तर पर छोटे नगर हैं, वहाँ पर टाउनशिप होती है, टाउन एरिया कमेटी होती है। जो उससे बड़े होती है वहाँ नगर पालिका होती है, और उससे भी बड़े होती है वहाँ पर नगर निगम होता है, और उनके अधिकारी होते हैं जिसको आजकल मेयर कहते हैं, है ना। तो उनकी मदद के लिए पार्षद होते हैं। तो कहने का मतलब है कि लगभग उसी तरीके की जैसी आजकल हम देख रहे हैं, हो सकता है कि उससे मिलती जुलती व्यवस्था थोड़ी बहुत कमोबेश शेरशाह के समय में भी थी। शेरशाह ने बड़ी सूझबूझ के साथ काम किया कि कहीं पर भी उसका कोई बिंदु ऐसा ना छूट जाए जहां व्यवस्था ना हो पाए। तो उसके लिए उसने पृथक व्यवस्था की। और यहाँ देखिए अलग सैन्य दल, एक मतलब एक फोर्स के ट्रुप्स उसने अलग रखे हुए थे कि जो उस नगर की रक्षा करेंगे, उसके लिए थे। और नगरों पर क्या था, नगर द्वार बने हुए थे, मतलब जो नगर होते थे उनके द्वार बने हुए, कहीं 4 मिलते हैं, कहीं 5 मिलते हैं, कहीं 6 भी मिलते हैं। तो वो नगर द्वार बने हुए थे जिससे, और वहां पर सुरक्षा कर्मी रहता था जो ये देखता था कि कौन नगर में प्रवेश कर रहा है और कौन नगर से बाहर जा रहा है, नगर में कोई अव्यवस्था तो नहीं फैल रही है। ये सारी की सारी बातें देखना उनका काम था। प्रमुख कार्य मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर, नगर की रक्षा करना, नगर की व्यवस्था करना, सब शांतिपूर्वक सारा काम चला, और सुविधाएं उपलब्ध कराना। जो नगर में लोग रह रहे हैं उनको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो इस तरीके से मैंने अभी तक आप तक जो व्यवस्था पहुंचाई है, जो बातें की हैं, वो शेरशाह सूरी का जो शासन प्रबंध था उसके बारे में आप तक बातें पहुंचाई। बहुत से इतिहासकारों ने इसकी बहुत प्रशंसा की है। डॉक्टर SR वर्मा लिखते हैं कि यदि हम शेरशाह की तुलना सामंतों के प्रति व्यवहार में हेनरी सप्तम से, सैनिक संगठन और प्रशासन की ओर अधिक ध्यान की दृष्टि से विलियम फ्रेडरिक से, और व्यवहारिक दृष्टिकोण तथा सिद्धांतों में कौटिल्य और मैकियावेली से, और उदारता और प्रजा के शुभचिंतन में सम्राट अशोक से करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तात्पर्य आप समझ रहे हैं, ये वे नाम हैं जो दुनिया में प्रशासन के लिए विख्यात हैं, कौटिल्य और मैकियावेली। मैकियावेली एक विदेशी चिंतक था जिसने पुस्तक लिखी थी द प्रिंस, और उस पुस्तक में बताया था कि एक अच्छे प्रशासक को कैसा होना चाहिए, कैसे शासन चलाना चाहिए। हेनरी सप्तम इंग्लैंड का राजा था, उसने अपनी जनता के लिए किस तरीके से कार्य किया, सामंतों के साथ क्या व्यवहार किया। विलियम फ्रेडरिक प्रशा का राजा था जिसने अपने जनता के कल्याण के लिए, अपने देश को बचाए रखने के लिए किस तरीके से कार्य किया है। तो और प्रजा के कल्याण की दृष्टि से कह रहे हैं कि सम्राट अशोक ने, जिसने जगह जगह पर अपने शिलालेखों पर लिखवा दिया था कि हमारी जनता को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, किस तरीके की व्यवस्था होगी। तो कहने का मतलब ये है, इन सारे लोगों का सम्मिश्रण एक व्यक्तित्व के अंदर है और उसका नाम है शेरशाह सूरी। और इसीलिए हम देखें कि शेरशाह सूरी के समय में जो व्यवस्थाएं की गई थी वो बहुत सारी व्यवस्थाएं आज तक चली आ रही हैं। उसने उस समय में न केवल भारत का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा रोड बनाया था, सड़क बनाई थी, जो आज ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानी जाती है। उसको शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है, जो पेशावर से लेकर के और सोनार गांव तक थी। जो पेशावर आज जिसको उसमें पुरुषपुर कहते थे, जो पाकिस्तान में है, वहां से लेकर के सोनार गांव जो कि बांग्लादेश में है, वहां तक है। भारत में ये अमृतसर से कलकत्ता तक मानी जाती है इसमें। तो आप देखिए कि जन कल्याण के लिए इतना बड़ा काम और इस तरीके के और बहुत सारे काम हैं जो उसने किए थे। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि शेरशाह सूरी का शासन प्रबंध बहुत अच्छा था। अभी तक जो मैंने जानकारी आपके पास पहुंचाई है
उसमें जिन पुस्तकों का मैंने अध्ययन किया है, जहां से मैंने ये विषय सामग्री जुटाई है, थोड़ा सा उनके बारे में बता दें। तारीख शेरशाही अब्बास खान सरवानी की पुस्तक है, वहां से हमने कुछ जानकारी जुटाई है। शेरशाह नामक पुस्तक कानूंगो कालीरंजन के द्वारा लिखी, कालिका रंजन के द्वारा लिखी गई है। शेरशाह सूरी जुल्फिकार अली के द्वारा लिखी गई है। और भारत का इतिहास 1000 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक डॉक्टर आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है। ये चंद पुस्तकों के नाम लिखे गए हैं। इसके अलावा भी अन्य पुस्तकों की मदद ली गई है आप तक विशेष सामग्री पहुंचाने के लिए। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि सारी सूचनाएं, सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत आभार। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, गुड बाय।